Okay, students, we learned two things about Heckscher-Ohlin model. The first is about production possibility frontier, and the second is about the resource allocation for producing a single unit. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हमने क्या सीखा? ये एक ऐसा लाइन है या एक ऐसा कर्व है जो कि गिवन रिसोर्सेस पे हमें मैक्सिमम आउटपुट देता है किसी भी दो कमोडिटीज़ का। यहाँ पे हमने अजम्पशन में ली थी कि हमारे पास दो कमोडिटीज़ जो प्रोड्यूस होते हैं, एक है फूड और दूसरा है क्लॉथ। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड is at point A, sorry, maximum amount of food that can be produced is at point A। इस पॉइंट पे क्लॉथ की प्रोडक्शन कितनी होगी? 0, जबकि फूड की प्रोडक्शन यहाँ पे मैक्सिमम होगी। दूसरे साइड पे अगर हम क्लॉथ को सारे के सारे रिसोर्सेज एलोकेट कर दें तो मैक्सिमम आउटपुट क्लॉथ की वो पॉइंट बी पे होगी, जबकि यहाँ पे फूड की प्रोडक्शन 0 होगी। हम इसके अलावा भी बहुत सारे कम्बिनेशन इसी लाइन पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट सी हो गया या पॉइंट डी हो गया। इससे ऊपर कोई कम्बिनेशन हो पॉइंट ई, वो एक ऐसा कम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल नहीं है इस इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो इतने रिसोर्सेज इस इकोनॉमी के पास नहीं होता कि वो पॉइंट ई पे प्रोड्यूस कर सकें। इसी तरह पॉइंट एफ अचीवेबल है, इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, उससे कम होता है, कम लेबर यहाँ पे यूज़ होगा और कम लैंड यहाँ पे यूज़ होगा। इसीलिए अगर बेस्ट प्रोडक्शन होगी इसी कंट्री की, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर ही होगी, जैसे कि पॉइंट ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया या पॉइंट बी हो गया। अब बात यह है कि इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये इकोनॉमी प्रोड्यूस कितना करेगी, उसके लिए हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। उस इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिलेटिव प्राइसेस ऑफ दी कमोडिटी। जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी प्राइसेस से हमें पता चल सकता है कि हमने कितना प्रोड्यूस करना है। हमने वो कम्बिनेशन चूज़ करना है जिससे ओवरऑल हमारी जो आउटपुट है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, और वैल्यू डिफाइन होता है V इज इक्वल टू पी सी इंटू क्यू सी प्लस पी एफ इंटू क्यू एफ। पी सी क्या शो करता है? दिस इज प्राइस ऑफ क्लॉथ। और पी एफ क्या शो करता है? ये प्राइस ऑफ फूड को शो करता है। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। वैल्यू हमारे पास लेट्स से के 100 है, तो अगर वैल्यू क्लॉथ की 60 हो तो फूड की वैल्यू कितनी होगी? 40। अगर हम इस वैल्यू को चेंज ना करें, वैल्यू को कांस्टेंट रखें, वैल्यू 100 ही रहें, तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हम चूज़ कर सकते हैं फॉर क्लॉथ एंड फूड। तो फिर अगर क्लॉथ की वैल्यू लेट्स से कि 30 हो तो फूड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 70। तो अगर हम वैल्यू को कांस्टेंट रखें और क्वांटिटीज़ को चेंज करें जिससे ओवरऑल क्लॉथ की वैल्यू और फूड की वैल्यू चेंज होती रहे, लेकिन ओवरऑल टोटल वैल्यू पे फ़र्क ना पड़े, ऐसे लाइन को हम कहते हैं आइसो वैल्यू लाइन। अच्छा, तो आइसो वैल्यू लाइन को डिनोट करते हैं वी बार से। आप देखें कि अगर हम प्राइसेस तो हमें गिवन होती हैं, मार्केट से मिलती हैं, मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड से डिटरमिन होती हैं, तो चेंज क्या कर सकते हैं ताकि सेम वैल्यू पे रहें? वो है प्रोडक्शन। अगर क्यू एफ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली क्यू सी को कम प्रोड्यूस करेंगे। तो देखते हैं कि ये किस तरह हम इसके लिए इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं आइसो वैल्यू लाइन के लिए। तो V इज इक्वल टू पी सी इंटू क्यू सी प्लस पी एफ इंटू क्यू एफ, वही इक्वेशन है। पी एफ क्यू एफ को एक साइड पे लेके जाएं और V से ये दूसरा पी सी माइनस क्यू सी वो माइनस हो जाएगा, पी सी इंटू क्यू सी ये टर्म माइनस हो जाएगा।
फिर पी एफ को भी दूसरे साइड पे लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड को पी एफ से, तो यहाँ पे एक साइड पे सिर्फ क्यू एफ रह जाएगा, जबकि दूसरे साइड पे वी ओ और पी एफ माइनस पी सी ओ और पी एफ इंटू क्यू। तो पी सी डिवाइड बाय पी एफ ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ आइसो वैल्यू लाइन। आप देखें ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ऐसे, y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, तो b स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है और v और पी एफ इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x को बढ़ाएंगे, जो यहाँ पे QC है, QC को बढ़ाएंगे तो QF को कम करेंगे क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट रहती है इसकी। द स्लोप ऑफ एन आइसो वैल्यू लाइन इज माइनस पी सी बाई पी एफ, ये है जो नेगेटिव साइन के साथ है। तो ये मुख्तलिफ आइसो वैल्यू लाइंस हैं। एक लाइन पे वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन हायर आइसो वैल्यू लाइन मींस उसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा है। तो हमें कितना प्रोड्यूस करना है जिस पे वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो। ये वाला लाइन देखें, यहाँ पे अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें तो डेफिनेटली उसकी तो वैल्यू बहुत कम है, उससे अच्छी वैल्यू की हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्शन वैसे भी इनएफिशिएंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ए आप इसको कह लें, पॉइंट ए पे हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मतलब हम मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ करके इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज के लिहाज से ये एफिशिएंट है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू ज़्यादा है? इसकी वैल्यू ज़्यादा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट बी आप देखें, यहाँ पे इनएफिशिएंट रिसोर्सेज पे भी उतने वर्थ की कमोडिटीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगेन उसका उस लेवल के प्रोडक्शन का हमें फ़ायदा नहीं है। पॉइंट क्यू पे आप देख लें तो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बी मैक्सिमम पे है, मींस कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है, हायर वैल्यू पे है। इससे भी हायर आइसो वैल्यू लाइन है, लेकिन वो हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते। तो हम मैक्सिमम वैल्यू की प्रोडक्शन यहाँ पे पॉइंट क्यू पे कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिए क्या चाहिए, वो अपनी रिसोर्सेज इस तरीके से एलोकेट कर दें कि उसमें क्यू एफ की प्रोडक्शन दिस मच अमाउंट की हो, जो भी इसकी वैल्यू बनती होगी, एंड क्यू सी की प्रोडक्शन इतनी हो। तो उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू मैक्सिमम होंगी। अगर क्यू एफ यहाँ पे प्रोड्यूस करें, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ गया, बहरहाल क्यू एफ अगर यहाँ पे हो और क्यू सी यहाँ पे हो, तो तब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के लिहाज से ये मैक्सिमम है, लेकिन इसकी वर्थ उतनी नहीं है जितनी इन दो पॉइंट्स की है, क्यू एफ एंड क्यू सी वाले पॉइंट्स की है। तो नेक्स्ट, given prices of output, a point on one iso value line represents the maximum value of production, say at point Q। तो वही point Q की बात हो रही है कि वहाँ पे प्रोडक्शन मैक्सिमम। स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वो माइनस पी सी और पी एफ के हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और इसका स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि प्राइस ऑफ क्लॉथ भी चेंज नहीं हो रहा, प्राइस ऑफ फूड भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये बराबर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ एज कंपेयर टू फूड। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमें कैसे पता चलता है, वो हमें स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से ही पता चलता है। तो मैक्सिमम वर्थ की प्रोडक्शन किस पॉइंट पे होगी, जहाँ पे ये दो स्लोप्स बराबर होंगे। हमें कितना लेबर चाहिए और कितना हमने उसके लिए लैंड एक्वायर करना है। तो आगे इसको डिस्कस करते हैं कि ये रिसोर्स एलोकेशन हम कैसे करेंगे। ये डिपेंड करता है उनकी अपनी जो मार्केट्स हैं, लेबर की मार्केट पे, लैंड की मार्केट पे, क्योंकि वहाँ से हमें पता चलता है कि वेज रेट कितनी है और रेंट कितनी है।
अगर वेजेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू रेंट तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हायर करेंगे, और अगर रेंट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ज़मीन एक्सपेंसिव पड़ती हैं, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करेंगे। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है एक साइड पे रेशो है वेज और रेंट का, वेज टू रेंट रेशो है, और दूसरे साइड पे लैंड टू लेबर का रेशो है। सीसी क्या शो करता है? सीसी शोज के ये क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए हमने कितने रिसोर्सेज हायर करने हैं, कितनी लैंड एज कंपेयर टू लेबर हायर करना है ऑन द गिवन वेज टू रेंट रेशो। और एफएफ शो करता है कि हमने फूड के लिए कितना लैंड टू लेबर रेशो हायर करना है ऑन अ गिवन वेज टू रेंटल रेशो। तो लेट्स से कि इनिशियली हम एज्यूम कर लें कि हमारे पास वेजेस यहाँ पे है, वेजेस इस पॉइंट पे है, तो हम कितना, और हम क्लॉथ के लिए कितना लैंड यूज़ करेंगे? टी बाय एल फॉर सी, टी बाय एल फॉर सी, और फूड के लिए टी बाय एल फॉर फूड। तो फूड के लिए हम ज़्यादा लैंड यूटिलाइज कर रहे हैं एज कंपेयर टू क्लॉथ। ऐसा क्यों है? हमने स्टार्ट में एक एजम्पशन बताई थी कि फूड लैंड इंटेंसिव है जबकि क्लॉथ लेबर इंटेंसिव है। क्योंकि फूड लैंड इंटेंसिव है, इसमें लैंड की यूजेज कंपेयर टू लेबर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वेजेस बढ़ जाएं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आ सकती हैं? ये इनिशियल वेज टू रेंट रेशो है, हमारे पास न्यू वेज टू रेंट रेशो वेजेस बढ़ जाने की वजह से वेज टू रेंट रेशो इंक्रीज कर गई है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो टी बाई एल रेशो विल इंक्रीज फॉर बोथ द प्रोडक्ट। क्लॉथ के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, फूड के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा। एक दफ़ा फिर से इस चीज़ को समझ लें, जब वेज कंपैरेटिव टू रेंट बढ़ जाए तो लेबर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जब लेबर एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लेबर का इस्तेमाल कम करेंगे, लैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अगर रिवर्स अकर हो जाए, वेजेस कम हो जाए कंपेयर टू रेंट, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे भी चेंजेस बैकवर्ड हो जाएंगे, लैंड का इस्तेमाल कम होगा, लेबर का इस्तेमाल फिर ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अगर रेंट बढ़ जाए तो क्या होगा? रेंट चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बढ़ती है ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। तो रेंट बढ़ने की वजह से वेज का रेशो रेंट के लिहाज से वो कम हो जाएगा, तो अगेन सिमिलर इफेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, हमें तो पता चल गया कि वेज रेंटल रेशो से हम रिसोर्स की एलोकेशन कैसे करते हैं, लेकिन वेज रेंटल रेशो खुद कैसे डिटरमिन होता है? वो डिपेंड करता है रिलेटिव प्राइसेस ऑफ दीज टू कमोडिटीज़। अगर उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइस ऑफ क्लॉथ कंपैरेटिवली टू फूड अगर इंक्रीज होता है तो वेज टू रेंटल रेशो भी इंक्रीज होगा। वेजेस क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि क्लॉथ जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, फूड लैंड इंटेंसिव कमोडिटी है। इस वजह से अगर फूड की प्राइसेस बढ़ती है तो रेंट कंपैरेटिव टू वेजेस बढ़ेंगे। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम बोलते हैं। वर्डिंग उसकी क्या है? इफ द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज
then the real wage or real lending renting rate of the factor used intensively in the production of that good increases, while the real wage or real lending renting rate of the other factor decreases. तो कंबाइन करते हैं इन सब को जो अभी तक हमने डिस्कस किया और देखते हैं कि प्राइसेस का, रिलेटिव प्राइसेस का इफेक्ट ट्रांसफॉर्म कैसे होता है जो लैंड कंपैरेटिव टू लेबर की जो एलोकेशन है उस पर कैसे असरअंदाज होता है। तो पीसी बाय पीएफ हमारे पास इनिशियली यहाँ पे गिवन है। पीसी बाय पीएफ गिवन पीसी बाय पीएफ पे हमारे पास वेज रेंटल रेशो यहाँ पे है और उससे जो लैंड की एलोकेशन है कंपेयर टू लेबर वो भी हमें गिवन है। लेट्स से कि किसी भी वजह से मार्केट में प्राइसेस ऑफ क्लॉथ बढ़ जाती हैं कंपैरेटिवली टू फूड, या दूसरे अल्फाज में प्राइस ऑफ फूड कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ क्लॉथ, तो क्या होगा, पीसी बाय पीएफ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम के तहत वेज टू रेंटल रेशो बढ़ जाएगा। जब वेज टू रेंटल रेशो बढ़ जाएगा तो लैंड की यूजेज कंपेयर टू लेबर दोनों सेक्टर्स में इंक्रीज हो जाएंगे।